नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेंस फोकस डिस्कशन में, जिसमें हम रोज़ शाम को मेंस रिलेटेड कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो आपका अपकमिंग मेंस का एग्ज़ाम है उसके लिए। तो इसमें हमने अभी स्टार्ट किया हुआ था इंटरनल सिक्योरिटी, जिसमें हमने सबसे पहले 2 क्लासेस में पढ़ा था टेररिज्म के बारे में कि इंडिया में टेररिज्म कैसे हमारे लिए सिक्योरिटी चैलेंज है। इसमें हमने राइट विंग एक्सट्रीमिज़म देखा हुआ था, कश्मीर का मुद्दा हमने देखा हुआ था, फिर टेररिज्म को हम कैसे कंट्रोल करेंगे वो देखा। कल हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का अल्टीमेट मोटिव क्या था? कमर्शियल बेनिफिट। आप सबने अगर लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा। अब कमर्शियल बेनिफिट से ही रिलेटेड एक और आपका आता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस या इकोनॉमिक क्राइम, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, फेक करेंसी का इस्तेमाल हो गया, बैंक फ्रॉड्स हो गए। तो ये सारे आपके क्या आएंगे? इकोनॉमिक ऑफेंसेस में आएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पढ़ने के लिए वो है इकोनॉमिक ऑफेंस। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑफेंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले अनअकैडमी प्लस का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो क्या बेनिफिट्स होंगे? रियल टाइम इंटरेक्शन होगा टीचर के साथ। कोई भी डाउट्स, क्वेरीज कुछ भी हो आपकी तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? डाउट्स, क्वेरीज सारे सॉल्व कर सकते हो आप टीचर के साथ। रियल टाइम इंटरेक्शन है, किसी भी तरीके के डाउट, क्वेरीज पूछ सकते हो। किसी भी कैटेगरी में आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है और उस कैटेगरी का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ यूपीएससी कैटेगरी, देन यूपीएससी कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर्स हैं आप उन सबसे पढ़ सकते हो। सेपरेट सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे एजुकेटर से आप एक ही सब्सक्रिप्शन के मीडियम से पढ़ सकते हो। ओनली यू नीड 1 सब्सक्रिप्शन। कस्टमाइज मेंटरशिप है, विच एवर एजुकेटर यू लाइक आप उससे पढ़ सकते हो, जो भी एजुकेटर आपको पसंद हो। इंडिविजुअल अटेंशन पे फोकस किया जाता है। हर एक एस्पिरेंट्स के डाउट्स, क्वेरीज जो भी निकल के आते हैं हम पूरे सॉल्व करते हैं। फिर चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, फिर आपके पैटर्न आपको समझना हो, एग्ज़ाम का सिलेबस से रिलेटेड कोई हो या किसी टॉपिक से रिलेटेड हो। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप ये नोट्स देख सकते हो। पीडीएफ फॉर्मेट में ये नोट्स अवेलेबल है। और ये नोट्स कैसे होते हैं? एकदम डिटेल्ड नेचर के नोट्स होते हैं। ये फीचर आपको स्पेशल क्लासेस या यूट्यूब पे नहीं मिलता है, जो कि हम ऑफर करते हैं आपको प्लस प्लेटफॉर्म पे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की हम तैयारी कराएंगे। तीनों लेवल पे आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी। हम सब पढ़ाएंगे आपको। साथ में जब आप मेंस पढ़ोगे तो हम जीएस और ऑप्शनल दोनों पार्ट आपका तैयार कराते हैं। तो ये बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है। ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस अवेलेबल है। विच एवर इज़ कन्वीनियंट टू यू, तो आप उसको देख सकते हो। जो भी आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसमें देख सकते हो। ऑनलाइन भी देख सकते हो या फिर बाद में रिकॉर्डेड वीडियोस को आप ऑफलाइन मोड में भी देख सकते हो। टेस्ट सीरीज और क्विज का भी ऑप्शन दिया जाता है फॉर एनालिसिस पार्ट, कि आपने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है आप उसका एनालिसिस करो कि आप पढ़ने के बाद समझ पा रहे हो, एग्जाम्स उस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, अप्लाई कर पा रहे हो टॉपिक्स को। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे एनालिसिस के लिए हम आपको टेस्ट सीरीज और क्विज का भी ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं। जैसा मैंने बताया, रियल टाइम इंटरेक्शंस हैं। आपकी सारी क्वेरीज और डाउट्स यहाँ पे क्लियर किए जाते हैं। टॉपिक को पढ़ने के बाद कोई डाउट निकल रहा है, इन बिटवीन कोई डाउट निकल रहा है, तो ये सारे डाउट्स हम आपके क्लियर करेंगे। कहाँ पे? केवल और केवल अनअकैडमी प्लस पे। तो अभी प्लस को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए ये रेफरल कोड यूज़ करें, जो कि है SGIRI SGIRI। जैसे ही आप इस रेफरल कोड को अप्लाई करेंगे आपको इंस्टेंट यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस 10% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं और अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करें। अनअकैडमी पर मैं कुछ क्लासेस लेता हूँ। ये स्पेशल क्लासेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देख सकते हैं। फ़िलॉसफी ऑप्शनल की क्लास ले रहा हूँ मैं रोज़ सुबह 11 बजे, और दोपहर में 3 बजे एथिक्स की क्लास होती है। अभी इस पर कुछ दिन के लिए होल्ड रखा है, अभी करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं। तो दोपहर में 3 बजे आप करंट अफेयर आके देख सकते हो। इसके बाद यूट्यूब क्लासेस हैं आपकी अवेलेबल। यूट्यूब पर मैं पढ़ाता हूँ रोज़ सुबह 9:45 AM पे, 9:45 पे। ये वाईफाई स्टडी यूपीएससी चैनल पर आपको मिलेगी। इसमें करंट फोकस अफेयर होता है, जो यहाँ पे बेसिकली प्रीलिम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट होता है। उस करंट अफेयर को हम डिस्कस करते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी की मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, रोज़ शाम को 6 बजे ये वीडियोस आती हैं आपकी, ठीक है। तो शाम को 6 बजे आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं अगर आपको इंटरनेशनल सिक्योरिटी पढ़ना है तो। बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, इकोनॉमिक क्राइम्स। तो ऐसे क्राइम बेसिकली जिसमें कोई कमर्शियल बेनिफिट इन्वॉल्व हो, कि जो क्राइम्स किए जा रहे हैं एट दी एंड आपको यहाँ पे पैसे मिल रहे हों इस क्राइम से, या एंड गोल केवल इसमें कमर्शियल बेनिफिट्स हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक क्राइम्स। इंडिया में बात करें किस तरीके के इकोनॉमिक्स क्राइम कंडक्ट होते हैं और उनसे डील करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से कानून बनाए हुए हैं, एक्ट्स बनाए हैं, ठीक है, तो उनको हम देखेंगे। और कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो इनको डील करती है, इसमें से कौन से ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस या अथॉरिटीज़ हैं जो इससे डील कर रही हैं, इन क्रिमिनल से डील कर रही हैं। तो ये जो कानून यहाँ पे ये जो क्राइम्स मैं आपको बता रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू NCRB दिए हुए हैं, ठीक है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके डेटा के अकॉर्डिंग ये 24 टाइप्स के क्राइम बताए गए हैं। NCRB के अकॉर्डिंग 24 टाइप के इकोनॉमिक ऑफेंसेस बताए गए हैं जो इंडिया में होते हैं। और साथ में NCRB ने ही ये बताया कि कौन कौन से एक्ट्स के अंदर इन क्रिमिनल्स को हम पकड़ सकते हैं या इनको सज़ा दिला सकते हैं, किस में पावर्स मिल रहे हैं अथॉरिटी को इन क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने के लिए या फिर इनको सज़ा दिलाने के लिए। तो सबसे पहला तो होता है देखो टैक्स इवेजन, ठीक है। टैक्स इवेजन मतलब क्या हो गया, एक टाइप से टैक्स की चोरी, ठीक है, टैक्स की चोरी। अब लेकिन ये इवेजन कैसे हो रहा है, तो लूप होल्स जो यहाँ पे हैं बेसिकली, जैसे आप समझो कि हमारे IT एक्ट है, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट इससे डील करता है। तो जैसे हमारे इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि जिन लोगों की सैलरी 10 लाख है, जिन लोगों की सैलरी 10 लाख है उसके ऊपर इनको 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो इस बंदे ने क्या किया, जिसको भी ये मिल रहा है उसने अपनी सैलरी बनाई 9.99 लाख, 1 रुपये कम कर लिया बेसिकली, कुछ जुगाड़ तुगाड़ लगा के, और टैक्स देने से बच गया। ये मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म बताया आपको। इस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसी टेक्निक्स निकालते हैं, लूप होल्स निकालते हैं कानूनों में, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में, जिससे क्या करें वो टैक्स देने से बच सकें। तो इसको हमने क्या बोला, टैक्स इवेजन। क्या आप टैक्स देने से बच रहे हो, ये इसको किस एक्ट में कवर किया जाता है, तो जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है जिसको हम IT एक्ट भी बोलते हैं वो कवर करता है। अथॉरिटी कौन सी ऐसे लोगों से डील करती है, तो उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT से डायरेक्ट यहाँ पे डील करती है। सेकंड अगर हम बात करें तो इलिसिट ट्रैफिकिंग इन कॉन्ट्राबैंड गुड्स, ऐसे गुड्स जिनको यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है हमें, तो ऐसे गुड्स में यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर इनकी किसी भी टाइप से स्मगलिंग की जाती है, ट्रैफिकिंग की जाती है, तो इनसे डील करने के लिए आपके 2 एक्ट हैं। पहला तो है आपका कस्टम एक्ट, दूसरा है आपका COFE POSA, कॉफपोसा एक्ट। इससे डील कौन करता है, तो कलेक्टर्स ऑफ कस्टम्स इससे डील करते हैं। एग्जाम्पल के तौर में क्या आ गया, तो बेसिकली कोई भी ऐसा सामान है, जैसे आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स पे जनरली लोग क्या करते हैं कि अपने हाथ के अंदर रख लिया, फिर सर्जरी करा ली, कहीं किसी ने पेट के अंदर सर्जरी करा के डाल दिया, ऐसे सामान लाए जा रहे हैं, तो उसको स्मगलिंग बोला जाता है। दूसरा क्या है, इवेजन ऑफ एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी देने से लोग मना कर रहे हैं या लूपहोल्स निकाल के उसको नहीं दे रहे हैं, तो इसको सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंदर रखा गया है। 1944 में ये एक्ट लाया गया था। कलेक्टर्स ऑफ सेंट्रल एक्साइज इससे डील करता है। अगर एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो बेसिकली ये एक टाइप का टैक्स है, ठीक है, जो कि लगता है जैसे आपका अल्कोहल हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया तो इस पे एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, अलग से ये टैक्स लगाया जाता है। तो अब इस टैक्स को ना देने के लिए आपने कोई तरीका निकाल लिया, कानून में कोई कमी निकाल दी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवेजन ऑफ एक्साइज ड्यूटी। फिर क्या आपका कल्चरल ऑब्जेक्ट्स थेफ्ट, इसको हम डील करते हैं। एंटीक्विटी एंड आर्ट ट्रेजरर्स एक्ट 1972 में बनाया गया। इससे कौन डील करता है, तो जो लोकल पुलिस होगी वो डील करेगी, या स्टेट की जो क्या होगी आपकी कस्टम, जो यहाँ पे बेसिकली जो स्टेट की टैक्स से डील करने वाली बॉडी होगी वो देखेगी, या फिर CID, ठीक है, सेंट्रल यहाँ पे क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो होता है वो, या फिर CBI, सेंट्रल क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो यहाँ पे CBI इससे डील करता है। तो ये 3 यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो इससे डील कर रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो
कल्चरल ऑब्जेक्ट थेफ्ट कैसे हो गया? तो यहाँ पे कल्चरल ऑब्जेक्ट थेफ्ट का मतलब हो गया कि ऐसे सामानों की चोरी करना जो एंशंट नेचर के हों, हिस्टोरिकल, जिनका कोई सिग्निफिकेंस है। जैसे सपोज इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, कहाँ पे? तो हमारे म्यूज़ियम में पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो दिल्ली में ये म्यूज़ियम में पड़ी हैं, अब कोई जाके उनको चोरी कर लेता है, तो उससे डील करने का काम किसका होगा? यहाँ पे पुलिस का, या स्टेट का जो टैक्स बॉडी है वो, या फिर सीबीआई का या सीआईडी का। एक्ट किसके तहत इसको सजा दी जाएगी? तो एंटीग्विटी एंड आर्ट ट्रेजरर्स एक्ट। फिर आता है आपका मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे ब्लैक मनी जो आपकी है उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करना, ये हमारा कहलाता है मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। इससे कौन सा करता है? तो FERA, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये 2 एक्ट्स बनाए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। इससे डील कौन करता है? तो ईडी, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। इसके बाद अगर हम बात करें तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मैन्युपुलेशन, मतलब ऐसा कि जो यहाँ पे विदेशी लोग हैं, ठीक है, या जो विदेशी कंपनियां हैं वो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो आप उसको किसी और जगह पे लगा दे रहे हो मैन्युपुलेट करने के लिए, तो इसको रेगुलेशन के लिए क्या है? FCRA, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 लाया गया। इससे डील करती है लोकल पुलिस या सीबीआई। जनरली ये कैसे होता है कि जैसे आपने किसी एनजीओ को पैसा दिया, बाहर की किसी कंपनी ने, ये बोल के कि हम इसको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए दे रहे हैं, या ये एनजीओ जिस सेक्टर में काम करता है मैं उसमें हेल्प करना चाह रहा हूँ, इसके लिए इसको पैसा दे रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या कर रहा है ये एनजीओ? फिर उन फंड का कहीं और पे यूज़ कर रहा है। तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसको आपने मैन्युपुलेट कर दिया। फिर इसके बाद अगर हम बात करें लैंड ग्रैबिंग या रियल एस्टेट फ्रॉड्स जो होते हैं, इसको डील किया जाता है आईपीसी में। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली किसी की कोई प्राइवेट लैंड है उस पर आपने कब्जा कर लिया जबरन, वो हो गया। या जो गवर्नमेंट ज़मीन पड़ी हुई है उस पर आपने कब्जा कर लिया, ठीक है। या फिर कोई रियल एस्टेट का जैसे बिल्डर है तो उसने आपसे बोला कि 40 लाख में हम आपको फ्लैट बना के देंगे, आपसे 40 लाख रुपए ले लिए, बाद में कहीं भाग गया, फ्लैट बना के नहीं दिए, या जिस तरीके के फ्लैट्स बोले थे वो नहीं दिए, तो इनको बोलते हैं रियल एस्टेट फ्रॉड। इनसे भी सेम पुलिस डील करेगी, या स्टेट सीआईडी डील करेगी, या सीबीआई डील करेगी। फिर ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ट्रेड इन ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो ह्यूमंस के अंदर के ऑर्गन है, हमने कल समझा था, उनको निकाल के किसी दूसरे को बेच देना, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो इसके लिए जो एक्ट है उसका भी नाम यही है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 में लाया गया इसको। पुलिस, सीआईडी और सीबीआई, ठीक है, ये इससे डील करेंगी। इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग, कि जो आप ड्रग्स है उसको इलीगल मैनर में बेच रहे हो, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि सर ड्रग तो हमेशा इलीगल होता है, तो ऐसा नहीं है। जैसे एल्कोहल हो गया, सपोज एल्कोहल हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, लैब्स वगैरह में भी बहुत सारी रिसर्च में इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रीटमेंट पर्पज़ से भी यूज़ किया जाता है, एज अ मेडिकेशन भी दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग यूजेस होते हैं। तो यहाँ पे लीगली कुछ चीज़ें अलाउड हैं, लेकिन आप उनका क्या है, लूप होल्स निकाल के आप उसकी स्मगलिंग कर रहे हो, ट्रैफिकिंग कर रहे हो, तो उस केस में इससे कौन डील करेगा? तो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, एनडीपीएस एक्ट 1988, ये 2 एक्ट यहाँ पे डील करेंगे। इसमें कौन करेगा? तो एनसीबी बताने की ज़रूरत नहीं है, नारकोटिक्स ब्यूरो। दिन भर आप न्यूज़ पे देख रहे होगे, सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद ये दिन भर न्यूज़ पे आता है, किसी न किसी फिल्म स्टार को अरेस्ट कर रहे हैं, तो आप सब इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हो सकता है इस पे क्वेश्चन पूछे जा सके। तो इस वाले पार्ट पे एक शॉर्ट वीडियो रहेगी 10 से 15 मिनट की, तो हम अपकमिंग डेज में किसी भी दिन इस वीडियो को आपके लिए बना के देंगे, ठीक है। तो इससे डील कौन करेगा? एनसीबी, पुलिस, लोकल पुलिस जो रहेगी, सीआईडी या फिर सीबीआई। इसके बाद आता है
फ्रॉड्यूलेंट बैंकरप्सी मतलब क्या हो गया कि आपने बैंक से पैसा लिया और फिर आपने बोल दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, अब आप उसको लौटाने नहीं चाह रहे हो, अपनी कंपनी को आपने बैंकरप्ट घोषित कर दिया या आपका दिवालिया निकल गया। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे की आपने, फ्रॉड तरीके से। एक होता है जेन्यून, कि जैसे मान लो कोविड है तो अब बिजनेस ही नहीं चल रहा है, अब आपकी कंपनी ठप हो गई, बैठ गई, तो ये क्या हुआ, जेन्यूनली आपकी बैंकरप्ट हुए हो आप, ठीक है, कि आपका सामान बिकना बंद हो गए। दूसरा क्या है, जैसे विजय माल्या जैसे लोग, ठीक है, कि आपने किंगफिशर जैसी कंपनियां बना के शराब में पैसा लगाया, आईपीएल में आप पैसा खर्च कर रहे हो, इसके बाद एंटिक्स खरीद रहे हो आप करोड़ों के, और उसके बाद जब यहाँ पे बैंक ने अपना लोन वापस करने के लिए बोला तो आपने बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो बैंकरप्ट हूँ। तो इसको किया जाएगा किससे रेगुलेट, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इससे डील करेगा। अथॉरिटीज़ कौन सी हैं, तो पुलिस और सीबीआई इन केसेस से डील करेगी। फिर आएगा करप्शन एंड ब्राइबरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, कि बेसिकली जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो घूस ले रहे हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे किसी भी तरीके के वो करप्शन में आपकी और भी चीज़ें आ सकती हैं कि डायरेक्टली पैसे का इन्वॉल्वमेंट ना होके, यहाँ पे सपोज़ किसी बिल्डर को लैंड क्लियरेंस दिया तो उससे बोल दिया कि एक फ्लैट मेरे नाम पर कर दो, या फिर कोई गिफ्ट दे दी गोल्ड की, ठीक है, तो यहाँ पे कीमती गिफ्टों को लेना ये भी करप्शन के पार्ट में आ जाता है। तो इससे डील करेगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। और यहाँ पे एजेंसी कौन रहेगी जो डील करेगी, तो बेसिकली यहाँ पे स्टेट और या फिर सेंटर की जो विजिलेंस कमीशन होता है वो डील करेगा, या फिर सीबीआई डील करेगी इससे। नेक्स्ट, जो बैंक में फ्रॉड किए जाते हैं उसको रखा जाएगा हमने आईपीसी में। बैंक फ्रॉड मतलब कि किसी ने जैसे आपको कुछ भी पूछा तो आपने उसकी पासबुक लेके उसका अकाउंट नंबर निकाल दिया और फिर उसके पैसे निकाल लिए, ऐसा कुछ अगर आपने किया हुआ है तो ये आईपीसी में डील होगा, और इसको भी पुलिस, स्टेट विजिलेंस कमीशन या फिर सीआईडी या सीबीआई करेंगे। इंश्योरेंस फ्रॉड, इंश्योरेंस में फ्रॉड में क्या हो गया कि बेसिकली सपोज आपने किसी का 1 करोड़ का इंस्टॉलमेंट किया, ठीक है, सॉरी इंश्योरेंस किया, जैसे ये था कार इंश्योरेंस, अब उसकी कार कुछ डैमेज हो रही है, अब आप ये पैसा देने को मना कर रहे हो, कुछ ना कुछ कमियां दिखा रहे हो या किसी भी तरीके से फ्रॉड कर रहे हो, तो इसको बोला जाएगा इंश्योरेंस फ्रॉड। ये भी आईपीसी में कवर है। कौन डील करेगा, पुलिस, स्टेट विजिलेंस कमीशन, सीबीआई या सीआईडी। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो रैकेटियरिंग इन एम्प्लॉयमेंट, आपने देखा होगा बहुत जर्नली क्या होता है, जो लोग अगर गांव लेवल पे रह रहे होंगे तो उनने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि आजकल क्या चलता है कि उनके व्हाट्सएप पे ये मैसेजेस आते हैं कि हम आपको दिल्ली में जॉब दिलाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको 10,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर जाके ये जॉब होगी। तो ऐसी चीज़ों में क्या है कि आप एम्प्लॉयमेंट के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो, तो इसको भी आईपीसी में कवर किया गया है। डील कौन करेगा, तो पुलिस, सीआईडी और सीबीआई। इलीगल फॉरेन ट्रेड, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली किसी दूसरी कंट्री के साथ आप कैसे कर रहे हो फॉरेन ट्रेड, अब ये हवाला के जरिए भी हो सकता है या किसी दूसरे चैनल्स के जरिए भी हो सकता है। तो इसमें आप किससे डील होगा, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, इसमें डील करेगी आपकी डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, या फिर सीबीआई। फिर इसके बाद फॉल्स ट्रैवल डॉक्यूमेंट का अगर कोई फ्रॉड है कि जैसे आपने वीज़ा हो गया, पासपोर्ट हो गया, इनको गलत बनाए, गलत तरीके से फेक बनाए हैं, तो इनसे डील करने के लिए होता है पासपोर्ट एक्ट या फिर आईपीसी। इन दोनों में इसके लिए लिखा हुआ है। इससे डील कौन करेगा, तो पुलिस, स्टेट सीबीआई और स्टेट सीआईडी और सीबीआई। इसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। देखो अब क्रेडिट कार्ड में अब तो आ गया आपका चिप सिस्टम। पहले क्या होता था, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड ऐसा होता था, उसमें आपने जैसे ही मशीन में स्वाइप किया और बस पेमेंट हो जाती थी, ठीक है। अब लेकिन इसमें सिक्योरिटी आ गई कि आपको पिन भी डालना पड़ता है, ओटीपी भी डालना पड़ता है, ये सारा। तो बेसिकली इसमें क्या होता था कि किसी के पास भी आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर है, उसने वो निकाल के वहाँ पे पेमेंट कर दी, तो इसको बोला गया क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स। इससे डील करता है आईपीसी, पुलिस, सीआईडी और सीबीआई, तीनों यहाँ पे क्या करेंगी, इन्वेस्टिगेशन। फिर आता है टेररिस्ट एक्टिविटी, बहुत डिटेल में हम समझ चुके, तो आईपीसी। और इसके अलावा जो टेररिस्ट रिलेटेड एक्ट्स हैं, जैसे आपका यूएपीए एक्ट हो गया, तो उस टाइप के जो भी एक्ट रहेंगे वो डील करेंगे। इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ आर्म्स, ठीक है, तो अगर यहाँ पे आर्म्स की तस्करी कर रहे हो कि हथियारों को आप गवर्नमेंट के बिना रजिस्ट्रेशन लेके और आप बेच रहे हो, तो इसको आएगा आर्म्स एक्ट में, 1959 में बनाया गया था। इसमें भी सेम पुलिस, सीआईडी या फिर सीबीआई। फिर इसके अलावा जो एक्सप्लोजिव्स हैं, मतलब ऐसी जो चीज़ें धमाका कर सकती है, ऐसे पदार्थों में अगर आप ऐसे सब्सटेंसेस में अगर ट्रैफिकिंग कर रहे हो इनकी, जैसे केमिकल वेपन हो गया, आरडीएक्स हो गया,
या किसी भी तरीके का कोई केमिकल है जो कैपेबल है फटने लायक, डायनामाइट टाइप का, तो इनका आप ये इनमें अगर आप डील कर रहे हो इलिसिट तरीके से, तो इसको किस में डील किया जाएगा, एक्सप्लोसिव्स एक्ट 1884 और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, ये 2 एक्ट लाए गए हैं, पुलिस, CID, CBI। फिर इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का चुरा लेना, थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो इसको डील करेगा कॉपीराइट एक्ट 1957, इसमें अमेंडमेंट किया गया 84 और 94 में। इससे डील कौन करेगा, तो पुलिस, CID और CBI। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली सपोज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी पे, ठीक है, मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ। अब सपोज जैसे NCRB है, तो NCRB ने तो ये परमिशबल करके रखा है कि मैं इसका डेटा यहाँ पे ले सकता हूँ, लेकिन अब इसी तरीके से मानो कि मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, उसके लिए मैंने आपको ये स्लाइड्स बनाई, तो ये क्या है, मैंने अपनी इंटेलेक्ट से ये स्लाइड्स तैयार किए, अपनी समझ से आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। अब इनको कोई स्लाइड्स को यूज़ कर लेता है कहीं पे चुरा के, ठीक है, तो उसका क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसने मेरी प्रॉपर्टी चुरा ली, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसने मेरी चुराई है, तो उसको कॉपीराइट एक्ट में सज़ा मिलेगी। दूसरा क्या हुआ, जैसे मान लो अनअकैडमी है, ठीक है, तो अगर हम पीछे वाली स्लाइड में देखें, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो ये देखो, जैसे ये अनअकैडमी का लोगो है, ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, इस लोगो को अनअकैडमी के अलावा कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है, लेकिन और हमारे नाम पे कोई इस लोगो को यूज़ करके और अगर बेनिफिट उठा रहा है तो बेसिकली वो किस में आएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले में आएगा। फिर होता है कंप्यूटर क्राइम या फिर सॉफ्टवेयर पायरेसी। इसमें क्या है कि बेसिकली आपने कोई सॉफ्टवेयर ऐसा दे के रखा है, ठीक है, आपने कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर दे के रखा है जिसमें वायरस है और उसके थ्रू आप उसके कंप्यूटर को हैक कर रहे हो, पहला ये होता है। दूसरा क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप जेन्युइन प्रोडक्ट यूज़ ना करके आपने कोई की यूज़ कर ली, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, कि जैसे विंडोज़ है तो विंडोज़ 7 को आपने इंस्टॉल किया, माइक्रोसॉफ्ट ने जो ऑफिशियल की दी है अगर आपकी वो एक्सपायर हो गई तो फिर से आप 5,000 में ख़रीदने की जगह क्या करते हो, आप लोग टॉरेंट से डाउनलोड कर लिया, ये सारी चीज़ें, तो इनको क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर की पायरेसी, ठीक है। तो अब जो लोग इसको बना रहे हैं वो यहाँ पे जो डाउनलोड कर रहे हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जो बना रहे हैं वो पायरेट्स कहलाएंगे यहाँ पे, कि सॉफ्टवेयर को चुरा चुरा के आप बेच रहे हो, ठीक है। दूसरा कंप्यूटर क्राइम कैसे हो गया, जैसे मैंने बोला हैकिंग हो गया, रैनसमवेयर हो गया, तो ये सारे आ जाएंगे। साइबर क्राइम्स आज के टाइम पे जो आ रहे हैं वही कंप्यूटर क्राइम्स होंगे, तो इसमें भी कॉपीराइट एक्ट आएगा क्योंकि यहाँ पे ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, सॉफ्टवेयर जिसने बनाया उसकी, और दूसरा IT एक्ट डील करेगा इससे। फिर इसके बाद स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन, इसको समझना हो तो बहुत बढ़िया मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी एक वेब सीरीज़ आई है स्कैम करके, आप उसको देख सकते हो कि किस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे जो हर्षद मेहता रहता है, ठीक है, जो हर्षद मेहता जो कि स्टॉक मार्केट स्कैम में गया था, ये क्या करता है, स्टॉक मार्केट में जनरली सपोज जैसे इसने एक स्टॉक पे यहाँ पे पैसा लगाया, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं टाटा स्टील के, इसने टाटा स्टील पे पैसा लगाया, अब इसने पूरे मार्केट में एक अफवाह फैला दी कि टाटा स्टील के यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है रेवेन्यू में, तो अब जितने लोग हैं उनको लगा कि अच्छा इसके शेयर्स बढ़ेंगे, तो सब लोगों ने जाके खरीद लिए, जबकि फाइनल रिजल्ट आया तो रेवेन्यू कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऑलरेडी लोगों ने शेयर्स खरीद लिए थे, तो शेयर की प्राइस अनाप शनाप बढ़ गई। दूसरा जैसे कि यहाँ पे जैसे बैंक के कुछ फंड्स होते हैं, आपने उनको यूज़ कर लिया, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप स्टॉक मार्केट का मैनिपुलेशन कर सकते हो। तो अगर ऐसी चीज़ें की जा रही हैं तो इसको डील करेगा IPC के अंदर, पुलिस, CID और CBI इससे डील करेगी। फिर आता है कंपनी फ्रॉड्स के, जो कंपनी लेवल पे अगर कोई फ्रॉड किए जा रहे हैं तो उनसे डील करने के लिए कंपनीज एक्ट, MRTP एक्ट और IPC, और इससे भी कौन डील करेगा, तो पुलिस, CBI और फिर SFIO, ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस इनसे डील करेंगी। तो ये आपके 24 टाइप्स के क्या होते हैं, इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं। अब इकोनॉमिक क्राइम्स में सबसे पहला वर्ड आता है ब्लैक मनी, ठीक है, तो हम ब्लैक मनी के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लैक मनी वो वाली मनी होती है जो अनअकाउंटेड होती है, अनरिपोर्टेड पैसा होता है। अनअकाउंटेड या अनरिपोर्टेड का मतलब क्या हो गया, सपोज़ आप यहाँ पे UPSC की तैयारी की, उसके बाद आप बन जाते हो IAS, आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए महीना, आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए महीना, आपने 1 साल काम किया, उसके लिए आपके पास होने चाहिए 12 लाख रुपए। अब क्या है, आपने एक गाड़ी खरीदी 4 लाख की, तो इसके मतलब अब आपके पास कितने होने चाहिए, 8 लाख रुपए। आपका मंथली खर्चा है 10,000 रुपये, मतलब इसमें से अब आप हटा दो 1,20,000 और, तो इसमें से अराउंड आपके होने चाहिए 6,80,000 रुपये, ठीक है, 6.8
80 लाख अब आपके पास होने चाहिए। अब इसमें से 5 लाख का सपोज़ आपने सोना खरीद लिया, तो ये हो गए आपके पास कितने 1,80,000 रुपीज़, ठीक है, सॉरी 1.80 लाख रुपीज़ अब आपके पास बचे होने चाहिए, लेकिन आपके अकाउंट में पड़े हैं 10 लाख। तो अब बाकी का जो 8 लाख आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा, ये कैसा है, इसकी अगर आप डिटेल्स दे देते हो कि आपने कहाँ से कमाया तो ठीक है, वरना ये अनअकाउंटेड अनरिपोर्टेड मनी है, जिसका मतलब क्या है, या तो ये आपने करप्शन से कमाई है या किसी और तरीके से आपने कमाई है, तो वो इलीगल वे है। अगर लीगल है तो आप इसको दिखाओगे, नहीं है तो आप दिखा नहीं रहे हो, तो बेसिकली क्या है कि आप टैक्स से बचना चाह रहे हो, और टैक्स से अगर आप बच रहे हो तो बेसिकली क्या है, ये इलीगल मनी है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इस मनी को लीगल वे में भी कमाया जा सकता है और इलीगल वे में भी। जैसे सपोज़ एक आईएएस ऑफिसर है, तो आईएएस में क्या है कि अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में हो तो पैरेलली आप कोई प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया यहाँ पे कि इस गवर्नमेंट जॉब में रहते रहते साइड बाय साइड आप एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, वहाँ से आपने ये 50 लाख का पैसा कमा लिया, ठीक है, आपने 50 लाख कमा लिए। अब जब आपके यहाँ पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी तो समझ में आया कि अगर आप इसको 50 लाख बताओगे तो यहाँ पे आप पे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है कि गवर्नमेंट जॉब के साथ आपने ये कैसे किया, या इस कंपनी में आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कैसे हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस टाइम पे क्या है, अब आप इस 50 लाख को छुपाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो पैसा तो आपने लीगल मीन से कमाया, लेकिन दूसरी चीज़ों से बचने के लिए क्या किया, आपने इसको छुपाया। तो ऐसे जो अनअकाउंटेड और अनरिपोर्टेड मनी है, इसको हमने क्या बोला, ब्लैक मनी। अब ब्लैक मनी क्यों जनरेट होती है, इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, तो कुछ हम मेजर कॉजेज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहला कॉज तो आ जाता है आपका टैक्स टेररिज्म। टैक्स टेररिज्म का मतलब क्या है कि बेसिकली कोई भी देश ऐसा हो जिसमें टैक्स रेट बहुत हाई हो, ठीक है, टैक्स रेट बहुत हाई हो। तो टैक्स रेट हाई हो तो लोग नहीं चाहते, जैसे सपोज़ आप ये समझो कि किसी जगह पे 30% टैक्स रेट है, ठीक है, 30% टैक्स रेट है और ये हर किसी पे अप्लाई हो रहा है। तो अब आपने 10 लाख रुपए कमाए एक साल में, अब उसमें से 3 लाख रुपए अगर आपका टैक्स में चला जाता है, तो यहाँ पे फिर लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इस टैक्स से कैसे बचा जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जब टैक्स टेररिज्म होता है कि टैक्स रेट बहुत हाई होते हैं, तब लोग इससे बचने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्या है कि टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वो वहाँ पे टैक्स देने से बचने के लिए क्या करते हैं, उस मनी को अनरिपोर्टेड रखते हैं और वो फिर कन्वर्ट हो जाती है ब्लैक मनी में। दूसरा क्या है, करप्शन। इंडिया में करप्शन बहुत हाई लेवल पे है, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। कोई भी आपको काम कराना हो तो हर एक डिपार्टमेंट में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सारे, लेकिन एक ना एक करप्ट ऑफिसर आपको हमेशा मिल जाएगा। करप्शन में इंडिया की इतनी बुरी सिचुएशन है, हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस भी करप्ट है, हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स भी करप्ट है, हमारे यहाँ पे लोअर लेवल के क्लर्क्स भी करप्ट है। तो करप्शन जो है, अब ये करप्शन से पैसा जोड़ा है, तो जैसा मैंने बताया कि अगर आपकी ईयरली इनकम 10 लाख है, ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है, तो जो आपने करप्शन से 20-30 लाख और कमाया है, आप इसको रिपोर्ट नहीं करोगे, तो जब आप इसको रिपोर्ट नहीं करोगे तो ये क्या होगी, आपकी बेसिकली ब्लैक मनी। थर्ड क्या है, जो पैसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से आया हो, आपने ड्रग बेच के कमाया हो, आर्म्स की ट्रैफिकिंग करके, तो आप इसके बारे में बता नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आपने बताया कि ये पैसा मैंने ड्रग की ट्रैफिकिंग, तो आप उस केस में जाओगे। दूसरा क्या है, अगर आप वहाँ पे नहीं बता रहे हो तो ये किस में कन्वर्ट हो रही है, ब्लैक मनी में। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उनमें मोरल और एथिकल वैल्यूज़ की जो कमी हो रही है, उसकी वजह से भी ब्लैक मनी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, गर्मी आ रही है, आपके घर में सपोज़ एक एसी लगी है, बेटा बेटी बोल रहे हैं कि हमें सेपरेट रूम चाहिए, उसमें एसी चाहिए, आपकी सैलरी है 10 लाख, इतना आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप किस में जाओगे, करप्शन करने के लिए। बेसिकली जो मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म जो बढ़ रहा है, वो भी आपको क्या करता है, करप्शन की तरफ बढ़ा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है कि यहाँ पे एथिकल और मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं सोच रहे हो, केवल आप अपने कंफर्ट्स को देख रहे हो, ठीक है। तो केवल आप अपने कंफर्ट्स को देख रहे हो, उस चीज़ के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे लोग टैक्स चुरा रहे हैं, ठीक है, या फिर करप्शन कर रहे हैं, उस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके बाद क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला,
ठीक है, कि बहुत सी बार क्या होता है, लोग टैक्स इसलिए भी नहीं देते हैं या पैसे को जमा करके इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको गवर्नमेंट पे फेथ नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। उसका रीज़न क्यों? क्योंकि देखो, जैसे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा करप्ट है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, तो लोगों को ये लगता है कि बेसिकली अगर मैंने टैक्स दिया भी तो ये मेरा जो पैसा है ये करप्शन में चला जाना है, जो मिनिस्टर्स हैं या गवर्नमेंट है वो इसको यूज़ कर लेंगे, वो इस पैसे को खा जाएंगे। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे पैसा अपने पास इकट्ठा करते जाते हैं, जो भी कि बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक मनी में। अब ब्लैक मनी से प्रॉब्लम क्या होती है? तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि स्टेट के पास रेवेन्यू कम हो जाता है, कि जब पूरी मनी रिपोर्ट नहीं हो पा रही है तो पूरे पे टैक्स नहीं हो पाता है, तो रेवेन्यू कम है। रेवेन्यू कम है तो फिर सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, हेल्थ पे आप खर्च नहीं कर पाओगे, एजुकेशन पे आप खर्च नहीं कर पाओगे, डिफेंस पे आप खर्च नहीं कर पाओगे। तो हर एक तरीके से हर फ्रंट पे हम पिछड़ते चले जाएंगे। दूसरा क्या है यहाँ पे, अब पैसा आपका है, ठीक है, पैसा आपका है, रिपोर्ट आप करना नहीं चाह रहे हो, तो ऐसे केस में क्या होता है कि इन पैसों को फिर इन्वेस्ट किया जाता है कुछ अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कि उस जगह पे आप पैसा लगाओगे, ठीक है, या फिर किसी और चीज़ों में आप लगाओगे, टैक्स हेवन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे। इन सारी चीज़ों में तो अनप्रोडक्टिव देश के काम नहीं आता है, केवल आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए ही ये रह जाता है। तो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में ये पैसा लगता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो मनी लॉन्ड्रिंग या ब्लैक मनी है, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस चीज़ को प्रमोट करता है? सोशल क्राइम्स को, ठीक है। कैसे करता है इसको समझेंगे हम इस साइकिल से। ब्लैक मनी आई, ठीक है, ब्लैक मनी से क्या है, लोगों के पास ब्लैक मनी आई, तो ये आपको पता है कि जब जेब में पैसा ज़्यादा आता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? देखो, सब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, कोई चीज़ 10 रुपये की मिल रही है, कोई चीज़ 10 रुपये की मिल रही है और सेम चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, तो फिर वो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएगा, वो इस 100 रुपये की चीज़ को ख़रीदेगा, 10 को नहीं ख़रीदेगा। तो फिर यहाँ से क्या होंगे, चीज़ों के प्राइजेस बढ़ना स्टार्ट होंगे, कंपटीशन बढ़ना स्टार्ट होगा, तो भी चीज़ों के प्राइजेस बढ़ेंगे। तो इसमें क्या आता है आपका इन्फ्लेशन। तो जब भी मार्केट में पैसा बढ़ता है तो इन्फ्लेशन आता है, तो ब्लैक मनी बढ़ रही है, तो किसी भी तरीके से पैसा तो बढ़ ही रहा है, चाहे वो वाइट का हो या ब्लैक का हो। तो ब्लैक मनी बढ़ती है तो मार्केट में आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आता है तो जो गरीब है वो परेशान होता है, वो बेचारा गरीब रह जाता है, चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाता है, ठीक है, और अमीर होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होती है, फिर सोसाइटी में एक इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। जब इनइक्वालिटी क्रिएट होती है तो फिर क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं उनको लगता है कि रिसोर्सेज का हम पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमें क्या है यहाँ पे सप्लाई नहीं मिल रही है रिसोर्सेज की, या फिर हम कहीं ना कहीं बैकवर्ड है, हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं मिल रहा है, फैमिली को हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे में फिर वो उठाता है हथियार, आर्म्स उठाता है, मिलिटेंट बन जाता है, टेररिस्ट बन जाता है, नक्सलाइट बन जाता है, या फिर रिलीजन बेसिस पे कम्युनल वायलेंस होने लगता है, रीजनल बेसिस पे वायलेंस होने लगता है। और इन सब की वजह से क्या होता है, सोसाइटी में एक सोशल अनरेस्ट हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये। दूसरा आप देखो, जैसे एक रिपोर्ट है, आई थिंक ये एनसीआरबी का ही डेटा है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की, प्रेजेंटली मैं कंफर्म नहीं हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। जैसे उसमें क्या है कि कुछ लो यहाँ पे जो आपके रूरल लेवल की जो सिटीज़ होती है, रूरल लेवल की जो सिटीज़ होती हैं, तो उनसे निकल के जो लोग आते हैं, ठीक है, उनसे निकल के अगर कोई लोग आ रहे हैं, अब ये पढ़ा लिखा नहीं है तो इसके अंदर एथिकल वैल्यूज़ कम होंगी, इसके अंदर एथिकल वैल्यूज़ नहीं होंगी, और सेकंड अगर हम बात करें तो मोरल वैल्यूज़ नहीं होंगी, ठीक है। तो जब ये शहर में आता है और बेसिकली फिर वहाँ पे अगर कोई फ़ीमेल है जो कि शॉर्ट्स यूज़ कर रही है, तो जब ये ऐसे को देखते हैं तो एथिकल या मोरल वैल्यूज़ ना होने की वजह से ये क्या करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, रेप जैसे केसेस आते हैं। और ये सब क्यों है, क्योंकि इसके बीच में क्या है, एक डिफरेंस है रिच सोसाइटी का या फिर पुअर क्लास से आने की वजह से। तो इसका क्या है, जब ये वहाँ पे देखता है तो ये अपने आप में एक ह्यूमिलिएशन फील करता है, ठीक है, ये अपने आप में ह्यूमिलिएट होता है और उस वजह से इस तरीके के क्राइम्स को कर देता है। दूसरा अगर हम बात करें, जैसे आप देखो कि कोई गांव से निकल के आ रहा है जिसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, और वहीं पे कोई एक रिच क्लास का पर्सन है जो हर रोज़ आके इसके सामने अपनी गाड़ी लगाता है, वहाँ पे किसी तरीके के कुछ फालतू खर्चे कर रहा है,
तो इसके मन में फिर ऐसे थॉट्स आते हैं कि मैं इसको यहाँ पे लूट लेता हूँ, इसके साथ चोरी कर लेता हूँ, इसकी गाड़ी छीन लेता हूँ। तो इस चीज़ों में क्या होते हैं, यहाँ पे सोशल क्राइम्स आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ब्लैक मनी अल्टीमेटली राइज देती है सोशल एक्टिविटी। कुछ डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये डेटा किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जैसे ये जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग हुई है, तो ड्रग्स ट्रैफिकिंग से रिलेटेड ये डेटा है। तो हम इसको देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से ड्रग्स यहाँ पे सीज़ किए जाते हैं जिनकी ट्रैफिकिंग हुई है। 2011 से लेके 15 के बीच में डेटा है। तो सबसे पहले आपका हो गया ओपियम, ठीक है, ओपियम जिसको हम क्या बोलते हैं, अफीम भी बोलते हैं। तो अगर लेटेस्ट वाले की बात करें तो 2015 में 1521 kg यहाँ पे सीज़ किया है ये। फिर आता है आपका मॉर्फिन 61 kg, हीरोइन 1422 kg 1422, गांजा, अब आप इसकी क्वांटिटी देखो, ये हैरान चौंकाने वाली क्वांटिटी है, 89,000 किलो गांजा, ठीक है, बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो हशीश, ठीक है, 3350 kg, मैथाक्वालोन 89 kg, कोकीन 62 kg। अब ये जैसे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जैसे कोकीन है कि 62 kg है तो ये बहुत कम है, तो ऐसा नहीं है। ये जो ड्रग्स हैं इनको जो लोग कंज्यूम करते हैं उसकी क्वांटिटी भी कम होती है और इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये 62 kg भी आई थिंक लैक्स और करोड़्स में होगा ये, ठीक है। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो लोग यहाँ पे ड्रग्स कंज्यूम करते हैं तो वो इतना छोटा छोटा सा बिल्कुल ऐसे चुटकी भर यहाँ पे लेते हैं और उसकी प्राइसेस भी हज़ारों में होती है, ठीक है। तो ये 62 kg फिगर दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन इसकी प्राइसेस करोड़्स में होगी। फिर आता है आपका एफेड्राइन 826 kg। फिर आता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये लीटर्स में मिलता है, तो ये 4 लीटर पकड़ा गया है। फिर एलएसडी का यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है 2015 का, लेकिन अगर 2014 की बात करें तो ये 109 kg एलएसडी पकड़ा गया। और फिर इसके बाद एम्फीटामाइन 196 kg। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो घूसखोरी की बात आती है, ठीक है, करप्शन की बात आ रही है, ब्राइबिंग की बात आ रही है, तो यहाँ पे जो केसेस केवल सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किए हैं हम केवल उनकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट्स जो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन केसेस में करप्शन के चार्जेस में पाए गए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें भी हम बात करें सीधा 2015 की, ठीक है, या फिर 3 साल देख लेते, 13, 14, 15। तो 13 में यहाँ पे जो रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन होता है उसमें जो लोग पकड़े गए तो वो 335 थे, 14 में भी 335, 15 में थोड़े कम हुए 272। फिर इसके बाद किसी एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए उन पे छापा पड़ा है तो 81 लोग यहाँ पे 13 में, 2014 में 81 और 17, 15 में। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि जो रेगुलर डिपार्टमेंट एक्शन होता है उनके थ्रू जो लोग पकड़े गए हैं, ठीक है, तो उसमें गैजेटेड ऑफिसर कितने थे, तो यहाँ पे 2013 में 601, 14 में 442 और 15 में 1376। फिर इसके बाद नॉन गैजेटेड, गैजेटेड मतलब क्या होता है, जो ग्रुप ए या ग्रुप बी के बेसिकली ऑफिसर्स होते हैं गैजेट में। और गैजेट का मतलब क्या होता है, गैजेटेड ऑफिसर का मतलब हिंदी में इनको बोलते हैं राजपत्रित अधिकारी। तो बेसिकली आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट अपना एक गैजेट निकालती है। गैजेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसको निकाला जाता है। तो ऐसे ऑफिशियल्स जिनकी पोस्टिंग, ट्रांसफ़र या उनसे रिलेटेड कोई भी नोटिस आना है, कुछ भी आना है, तो इन सारी चीज़ों को गैजेट में पब्लिश किया जा सके, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इसमें अगर पब्लिश किए जाते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो उन सर्वेंट्स को हम क्या बोलते हैं, गैजेट ऑफिसर, ठीक है। और इसके अलावा जो भी ऑफिसर्स हैं उनको हम बोलते हैं नॉन गैजेटेड ऑफिसर। तो नॉन गैजेटेड कितने थे, 896 896 2013 में, 695 695 2014 में, और 1239 1239 2015 में। थर्ड आपका फिगर है यहाँ पे स्मगलिंग से रिलेटेड कि किस किस सामान की कितनी स्मगलिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसकी जो वैल्यू है ये करोड़ में है, ठीक है।
यहाँ पे किलो में नहीं है, ये करोड़ में दी गई है कि कितने करोड़ क्वांटिटी का ये सामान था। तो जो गोल्ड की स्मगलिंग हुई है तो 2014 में लगभग 300 करोड़ था और 250 करोड़ है ये 2015 में। नारकोटिक्स मतलब जो ड्रग्स वगैरह इसमें आ जाएंगे वो, तो ये 31 करोड़ के अराउंड था आपका 14 में, और यहाँ पे आप देखो जस्ट 3 टाइम्स हो गया है, 95 करोड़ हो गया है 15 में। अभी लेटेस्ट डेटा तो हमारे पास है नहीं, उसको और देखेंगे तो और भी हो सकता है ये बढ़ गया हो। फॉरेन करेंसी की बात करें, जो विदेशी मुद्रा यहाँ पे मिलती है, जैसे डॉलर इंडिया में लाई जा रही हो तो उस तरीके से, तो ये मिली है 2 करोड़ की और 11 करोड़ की मिली है 2015 में। फिर इसके बाद फैब्रिक्स यार्न या सिल्क यार्न इनको भेजा गया तो 6 करोड़ और यहाँ पे 0.17 करोड़। बॉल बियरिंग्स तो यहाँ पे ये इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ है। मशीन या मशीन के पार्ट्स जो होते हैं तो 833 करोड़ की यहाँ पे ट्रैफिकिंग हुई है और 787 करोड़ की हुई है 2015 में। केमिकल्स या फार्मास्यूटिकल केमिकल्स की तो 1.5 करोड़ की 2014 में, और देखो जस्ट 4 टाइम्स हो गया ये कब, तो 2015 में 5.24 करोड़। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स तो 5 करोड़ के 2014 में और 3 करोड़ के 2015 में। व्हीकल्स और वेसल्स, ठीक है, मतलब गाड़ियाँ, और वेसल्स मतलब जो पानी में चलाए जा रहे हैं वो, ठीक है, तो 4.22 करोड़ के ये हो गए 4.22 करोड़ 2014 और 68 करोड़ 2015। कितना बढ़ गया ये फिगर। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो है तो मिसलेनियस में अगर हम देखें तो 4,561 करोड़, ठीक है। तो ओवरऑल जो क्राइम हुआ है यहाँ पे स्मगलिंग हुई है वो लगभग 6,000 करोड़ की हुई थी किसमें 2014 में, और लगभग 1,500 करोड़ की ये हुई 2015 में। तो अब आप सोच सकते हो 6,000 करोड़ की स्मगलिंग केवल इतने सामान की, और चीज़ें जुड़ी नहीं है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मार्केट कितना बड़ा है, लगभग ये 10 से 20 हज़ार करोड़ रुपए वाला मार्केट है जो कि पूरा इलीगल चल रहा है। नेक्स्ट आता है मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, आपकी जो ब्लैक मनी है उसको वाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अब ब्लैक मनी आपकी लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट दोनों सोर्स से आ सकती है, ठीक है, जिसमें भी आई हो, बस आपने उसको क्या है रिपोर्ट नहीं किया है। और मनी लॉन्ड्रिंग में दूसरा क्या होता है कि जो आपकी ब्लैक मनी है, ठीक है, तो जो आपकी ब्लैक मनी है जो आपने इलेजिटिमेट सोर्सेज से कमाई हुई है, इलीगल सोर्सेज से कमाई है, तो बेसिकली अब आप उसको कन्वर्ट करके वाइट करके ऐसा दिखाना चाह रहे हो कि वो लीगल मनी है, तो इसको हमने क्या बोला, ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। अब इसमें आपके 3 स्टेप्स इंक्लूडेड रहते हैं। पहला प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया कि बेसिकली आपने उस मनी को फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम में ला दिया, मतलब जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है तो कहीं से भी घुमा फिरा के आप कुछ ना कुछ करके उसको इकोनॉमी के अंदर ला गए हो, फॉर्मल सिस्टम में ला दिया है। अब वो मनी यहाँ पे हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रही है, तो इसको, इस लेयर को हमने क्या बोला, प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है, प्लेसमेंट में जनरली जो बहुत सारा पैसा होता है, जैसे मान लो 100 करोड़ रुपए है, तो यहाँ पे छोटे छोटे, जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि बैंक में पैसा जमा नहीं हो रहा है तो अपने घर के जो नौकर वगैरह थे उनके अकाउंट्स में पैसे डाल डाल के कन्वर्ट कराए। तो सेम कंसेप्ट यहीं पे होता है कि लमसम जो मनी होती है उसको यहाँ पे इकट्ठी मनी को छोटे छोटे पीसेस में डिपॉजिट करके बैंक्स में या अलग अलग तरीके से आप क्या कर रहे हो, मार्केट में लाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, ताकि किसी को आप पे शक ना हो। अब जैसे आपके पास मान लो 1,000 रुपये हैं, आपके पास 1,000 रुपये हैं और मार्केट वैल्यू के, मतलब आपकी जो मार्केट वैल्यू है कि आपके पास 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं जो आप कमा रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो आपने क्या किया, बचे हुए 500 को आपके घर पे, अब जो आपके रिलेटिव्स हैं, सपोज़ इनकी मार्केट वैल्यू भी 500 की है, तो ऐसे जो रिलेटिव्स हैं जिनके पास 400 रुपये, तो ऐसे आपने 5 रिलेटिव पकड़े और सबके अकाउंट में 100 रुपये जमा कर दिए, ठीक है, सबके अकाउंट में 100 रुपये जमा कर दिए। अब इनके अकाउंट में 100 जमा हो रहे हैं तो इन पर शक भी नहीं करेगा कोई, और ये पैसा कैसा हो गया, फॉर्मल होकर इकनॉमी में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्या है, इस पैसे का प्लेसमेंट के इकनॉमी में किस तरीके से लाना है।
दूसरा क्या होता है, लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग मतलब क्या कि अब इस पैसे का आप इतना ज़्यादा आपने ट्रांजैक्शन कर दिया कि, और फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होंगे ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होंगे कि बेसिकली इस पे इतनी लेयर्स के, जैसे पहले आपने क्या किया, सपोज यहाँ पे आपने ये पैसा लिया, आपने दिया, ए कोई पर्सन है, इसने पैसा दिया बी को, इसने बोला मैं तुम्हें ये 10 लाख रुपए दे रहा हूँ इंटरेस्ट पे 1% इंटरेस्ट के साथ। बी ने पैसा दे दिया सी को, इसने बोला मैं तुम्हें 2% इंटरेस्ट के साथ पैसा दे रहा हूँ। सी ने दे दिया डी को, डी ने बोला कि मैं तुम्हें 3% इंटरेस्ट के साथ दे रहा हूँ। ऐसे ई, फिर एफ, ऐसे कर करके ये जेड तक पैसा पहुँचा, और जेड ने बोला कि यहाँ पे मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूँ 27% इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो अब ये हुआ। अब आखिरी में पुलिस ने पकड़ा जेड को, जेड से फिर जाना पड़ेगा उसको वाई पे, फिर एक्स पे, तो ए तक पहुँचते पहुँचते पता चला ए की डेथ ही हो गई। ठीक है, इतना टाइम निकल गया, 40-50 साल निकल गए कि ए अब रहा ही नहीं। जब आप उस तक पहुँचे तो वो कुछ काम का ही नहीं निकला। तो इस पर बेसिकली लेयरिंग मतलब इतने फ्रीक्वेंट इस पर ट्रांजेक्शन्स कर दो इकोनॉमिक सिस्टम में कि उसके सोर्स का पता ना चले कि पैसा कहाँ से आया है। ठीक है, सब एक दूसरे पे ब्लेम गेम लगाते रहें कि सर मैंने तो ए से लिया, ए बोलेगा बी से लिया, बी बोलेगा सी से लिया है, सब ऐसे करते रहेंगे, और बेसिक जिसका पैसा है उसके पास पहुंचना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और जनरली इस केस में क्या होता है कि इस मनी में को इतनी लेयरिंग करके क्या करते हैं, जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ होती हैं जनरली उस वहाँ तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, फिर उस टैक्स हेवन कंट्रीज़ में फिर आता है थर्ड स्टेप, इंटीग्रेशन। वहाँ पे एक फ़र्जी कंपनी खोली जाएगी, एक फ़र्जी कंपनी खोली जाएगी जो एफडीआई के नाम पे वही पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर देगी। अब ये पैसा कैसा हो गया, लेजिटिमेट हो गया, या फिर कैसा हो गया, लीगल हो गया। ठीक है, ये लीगल पैसा हो गया। अब यहाँ पे मैंने टैक्स हेवन कंट्रीज़ की बात क्यों की है, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे तो सपोज़ आपका टैक्स लग रहा था 10%, आपने टैक्स हेवन के थ्रू किया तो आपका टैक्स लगा केवल 2% ही, तो आपको ये 8% का बेनिफिट हो गया। तो इस टैक्स को 8% टैक्स को बचाने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे ये पैसा फंसा दिया। तो इसको क्या बोला कि अब आपने उस मनी का क्या कर दिया है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया कि बेसिकली जो मनी बाहर से आई हुई थी, जो ब्लैक मनी थी, आपने उसको इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम में मिला दिया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हो गया है उस मनी को। तो ये ब्लैक मनी था। अब ब्लैक मनी को ख़त्म कैसे कर सकते हैं हम, तो इसके लिए देखो 4-5 कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, हम इनको लेके ब्लैक मनी को ख़त्म कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का भी जो था, जैसा मैंने बताया था कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले में भी हमें सेम चीज़ें ही लेनी है। तो पहली काउंटर स्ट्रेटजी हमने कल समझी थी, उसके अलावा आप कुछ चीज़ें ऐसे देख सकते हो। ठीक है, जैसे क्या करना है, पहले तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स का आप यूज़ करो। ठीक है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करने का मतलब क्या हो गया, जैसे FATF के टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इन केसेस से डील कर रही है, तो ऐसी कंट्री, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बनो, इनकी सहायता लो। आपको लग रहा है कि कोई कंट्री आपके यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है या करवा रही है, तो उस केस में आप FATF को रिपोर्ट करो, वो उसको ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डालेगा। और जैसे ही वो ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डालता है तो ऑटोमेटिक वो कंट्री एक्सपोज हो जाएगी, तो वहाँ से आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो कहीं पे टैक्स हेवन बचेंगे ही नहीं, पहला ये हो सकता है। दूसरा, जो UN की कन्वेंशन है ट्रांसनेशनल क्राइम्स के लिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे 2 देश हैं, आपको लग रहा है कि सिंगापुर से इंडिया में ज़्यादा पैसा आ रहा है, या फिर सिंगापुर का जो स्विस बैंक है इसमें लोग ज़्यादा पैसा पार्क कर रहे हैं, तो आप सिंगापुर के साथ कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट करो ताकि वो वहाँ के जो यहाँ पे जिन लोगों ने पैसा जमा करके रखा है उनकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करे। और डिटेल्स आप इसको क्या कर सकते हो, सीक्रेट फॉर्म में भी कर सकते हो कि किसी को पता ना लगे, दोनों गवर्नमेंट लेवल की बात है, बस इसने नाम प्रोवाइड कर दिया, आपको मिल गया, आपने जाके उसके घर पे IT रेड खा ली, और ये रेड ऐसी लग रही है कि एक नॉर्मल रेड है, किसी को ऐसा शक ही नहीं गया कि दोनों देशों के बीच में इस तरीके के रिलेशन है। तो ऐसे आप सीक्रेट रिलेशंस बना सकते हो, म्यूचुअल ट्रीटीज़ कर सकते हो, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मतलब क्या हो गया कि बेसिकली कोई यहाँ से क्राइम करके भाग गया, जैसे विजय माल्या। ठीक है, विजय माल्या,
अब वहाँ के यहाँ से भाग जाता है, अब किसी दूसरी कंट्री में जाके छुप गया, ठीक है। अब लेकिन उस दूसरी कंट्री पे तो वहाँ के कानून लगने हैं, तो आप उन कानून के अकॉर्डिंग उसको अरेस्ट नहीं कर पा रहे हो। वहीं पे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी अगर आपने उसको साइन करके रखी है तो बेसिकली क्या होगा, वो उस बंदे को एक्स्ट्राडीट करके हमें सौंप देगा, ठीक है। तो ऐसे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ आप करो कि जिसमें क्या है, जो विजय माल्या जैसे या मेहुल चौकसी जैसे जो लोग हैं कि जो इंडिया से भाग जाते हैं, उनको हम क्या कर सकें, यहाँ पे पकड़ सकें। फिर क्या हो गया, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म पे हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म मतलब क्या हो गया कि जो भी अभी हमने देखा था कि जो ये इंस्टीट्यूट्स इनसे डील कर रही हैं, अथॉरिटीज़ से डील कर रही हैं, इनके पास ऐसा नहीं कि केवल ऑन पेपर पावर हो, रियलिटी में इनके पास कोई पावर ना हो, ठीक है। जैसे आपका CBDT हो गया, कलेक्टर्स ऑफ कस्टम हो गया, सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर हो गया, CBI हो गया, CID हो गया, पुलिस हो गया, ED हो गया, तो इन सब के पास एक्चुअलिटी में पावर्स होने चाहिए जिनको ये क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। दूसरा क्या है, लूप होल्स जो भी हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे सपोज़ ED एक्ट में कोई ऐसा लूप होल है जिसकी वजह से कोई उस लूप होल को यूज़ करके वहाँ से निकल सकता है, तो ऐसे में क्या करना है कि जो भी आपके लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स हैं उनको आप और मजबूत बनाओ, टाइम के साथ उसमें आप अमेंडमेंट करो। जैसे मान लो IT एक्ट है, तो IT एक्ट में अभी आपने केवल कंप्यूटर वर्ड यूज़ किया है, लेकिन अब AI भी आ रहा है, रोबोटिक्स भी आ रहा है, तो सारी चीज़ों को आपको अपडेट करना पड़ेगा टाइम के हिसाब से। तो टाइम टू टाइम आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा और मॉडर्न नीड्स के अकॉर्डिंग। अब कुछ एक्ट देखो आप, जैसे हम इस टेबल में देखेंगे, अंग्रेज़ों के टाइम के बनाए हुए एक्ट हैं, हम अभी तक चला रहे हैं, अभी भी हमने इसमें कोई रिफॉर्म नहीं किया, ठीक है। जैसे अगर हम इसमें बात करें, जैसे आप ये देखो, एक्सप्लोजिव्स एक्ट 1884 में बनाया गया, ठीक है। फिर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट आपका बनाया गया 1908 में। उसके अलावा भी ये देखो 1959 में, अंग्रेज़ों के टाइम नहीं बनाया गया लेकिन कितना पुराना है। पासपोर्ट एक्ट 1920 में लाया गया, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट 1947 में बना है। IT एक्ट 2000 में बना और टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है, ठीक है। उन कंपनीज़ एक्ट 1956 में, ख्याल इसमें तो अमेंडमेंट हुआ है 2013 में। तो ऐसे बहुत से अमेंडमेंट होते भी हैं। तो ये यहाँ पे वे फॉरवर्ड यही होगा कि जितना ज़्यादा हो सके आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉडर्न रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे कि यहाँ पे क्राइम का नेचर जितनी तेज़ी से बदल रहा है तो आपको कानून भी उतनी तेज़ी से ही यहाँ पे बदलने पड़ेंगे। लेजिस्लेटिव जो फ्रेमवर्क है उसको इम्पॉर्टेंट बनाना पड़ेगा। दूसरा क्या आ जाएगा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म में, डेटा कलेक्ट करो, ठीक है। डेटा कलेक्ट करो, जैसे मान लो आपने डीमोनेटाइजेशन किया, तो डीमोनेटाइजेशन किया वो अच्छा स्टेप्स है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं किया गया। तो ऐसे फ्रीक्वेंट स्टेप्स उठाओ डीमोनेटाइजेशन जैसे, कि जिसमें क्या रहे, लोगों के मन में एक डर रहे कि यार पैसा जोड़ के रखेंगे तो ऐसा ना हो कल के दिन प्राइम मिनिस्टर ने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस कर दिया तो ये मेरा पैसा पेपर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसे स्टेप्स को आपको फ्रीक्वेंट लेना पड़ेगा। डेटा कलेक्ट करो, रिपोर्ट्स बनवाओ आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से इंडिपेंडेंट, कि जिस पे लोगों को शक ना जाए, और फिर वहाँ पे IT रेट्स घलवाओ। ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में एक अच्छा स्टेप लिया है विजय माल्या, और जब मेहुल चौकसी भागे तो जैसे फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स एक्ट हम लेके आए हैं। तो इस तरीके के जो नए नए बिल आप ला सकते हो नए नए चैलेंजेस से डील करने के लिए, इनको लाओ। फिर इसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म है इसको डेवलप करो। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा नहीं है कि आपने बिल बना दिया या किसी देश के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन कर ली, या फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंटेशन है लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपकी कोई सुन नहीं रहा है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है वहाँ पे सामने वाली कंट्री नहीं सुन रही है। इम्प्लीमेंट करने पे आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड बिल बना दिया कि ग्राउंड लेवल पे आपके खुद ऑफिशियल्स नहीं समझ पा रहे हैं, या उस बिल में इतना लूप होल है कि ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं तो लोग छूट जा रहे हैं उसमें। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, करप्शन जैसी जो चीज़ें हैं इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंट रेड्स पड़ती रहें लोगों पर। तो इससे क्या होगा, फियर बना रहता है कि पता नहीं कब मेरे पे रेड पड़ जाए, तो ऑफिसर्स बचते हैं करप्शन करने से। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, कैपेसिटी डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी ऑफिसर्स इन क्राइम से डील करने में काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि इस क्राइम को कैसे पहचानना है।
फिर उसके बाद क्या एक्शंस वहाँ पे लेनी चाहिए, उस चीज़ के लिए जो स्किल्स ज़रूरी है वो स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए। अब जैसे कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम है, आपने बोल दिया कि लोकल पुलिस इससे डील करेगी। लोकल पुलिस को में से आप कहीं पे जाके देखो अपने एरिया में, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पीसी स्टार्ट करते भी नहीं बनता है, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि ये साइबर क्राइम से डील करेगा। तो ऐसा नहीं, कैपेसिटी बिल्डिंग पहले आप उनकी करो, उसके बाद ही जाके वो उन सारे क्राइम्स से क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो ये आपका था पूरा इकोनॉमिक ऑफेंसेस के बारे में। इकोनॉमिक ऑफेंसेस आपको इस तरीके से तैयार हो गए आपके ये मेंस के लिए। यहाँ पे इकोनॉमिक ऑफेंसेस आपके पूरे ख़त्म हो गए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पूरे तरीके से आपका ख़त्म होता है। टेररिज्म हमने पढ़ लिया है। कल से हम स्टार्ट करेंगे नक्सलिज्म, ठीक है। नक्सलवाद क्या है, नक्सलिज्म को हम कल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक्स की तरफ। अनअकैडमी प्लस का अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से जाके सबसे पहले अनअकैडमी प्लस को जाओ, लो, ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, 10% का ऑफ़ मिलेगा। अनअकैडमी प्लस पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं जिसमें आपका टीचर के साथ रियल टाइम इंटरेक्शन है, डायरेक्टली आप टीचर से कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी तरीके के डाउट्स और क्वेरीज़ को आप पूछ सकते हो। किसी भी कैटेगरी में आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है और इस कैटेगरी का आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। जैसे आपने यूपीएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लिया तो यूपीएससी में जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं आप उन सबसे पढ़ सकते हो। कस्टमाइज मेंटरशिप है, जो भी आपको एजुकेटर अच्छा लग रहा है, जिसका पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, आप उस एजुकेटर से पढ़ सकते हो, ठीक है। अलग से कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक कैटेगरी में आपने जो सब्सक्रिप्शन लिया उसी में सारे एजुकेटर का एक्सेस मिलता है, तो आप अपने पसंद वाले एजुकेटर से पढ़ सकते हो। इंडिविजुअल अटेंशन पे फोकस किया जाता है, आपके जो भी डाउट्स क्वेरीज़ रहेंगे उन सबको हम सॉल्व करेंगे। नोट्स भी दिए जाते हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, डिटेल्ड नोट्स रहेंगे जो कि आपको केवल और केवल प्लस पे मिलेंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा जीएस ऑप्शनल के अलग अलग कोर्सेज हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस देख सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो ऑनलाइन में भी देख सकते हो और आप ऑफलाइन मोड में भी देख सकते हो। टेस्ट सीरीज़ और क्विज़ का भी ऑप्शन दिया जाता है कि आप टेस्ट सीरीज़ भी कर सकते हो और क्विज़ भी कर सकते हो, ताकि आप अपनी तैयारी का एक एनालिसिस कर सको। तो एनालिसिस वाले पार्ट के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ और क्विज़ भी सॉल्व करने को दी जा रही है और साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं। और ये सारे फ़ायदे आपको कहाँ मिलेंगे, केवल और केवल अनअकैडमी प्लस पर। तो जल्दी से अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आप ये रेफरल कोड अप्लाई करें। जैसे ही आप ये रेफरल कोड अप्लाई करेंगे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस 10% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं और अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करें, ठीक है। ये रेफरल कोड आप किसी भी कैटेगरी में लगा सकते हो, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, पीएससी, किसी भी कैटेगरी में, नेट, जेई, सीबीएसई, जिसमें भी आप कोर्स लेना चाह रहे हो हर जगह आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा इस पर। अनअकैडमी पर ये मेरी क्लास टाइमिंग्स है। फ़िलॉसफ़ी ऑप्शनल अगर आप मेरे से पढ़ना चाह रहे हो तो सुबह 11 बजे पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है, आपको डेमो वीडियोस देखनी है तो अनअकैडमी पर जाके सर्च करें शुभम गिरी, आपको मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करें और वहाँ पे मेरी स्पेशल क्लासेस डली हुई हैं। उनको अनलॉक करने के लिए आप ये रेफरल कोड यूज़ करें जो कि SGIRI, SGIRI। जैसे ही आप इस कोड को लगाएंगे वो क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी और फिर आप उन क्लासेस को देख सकते हो। और उसके बेसिस पे अगर आपको फ़िलॉसफ़ी पढ़ना मुझसे पसंद है, अच्छा लगता है, तो रोज़ सुबह 11 बजे आके आप मेरे से फ़िलॉसफ़ी पढ़ सकते हो। शाम को 3 बजे मैं एथिक्स की क्लासेस लेता हूँ, तो आप यहाँ पे एथिक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी इसमें करंट अफेयर क्लासेस चल रही हैं तो अभी आप करंट आके पढ़ सकते हो। 1 दिसंबर के अराउंड हम इसमें एथिक्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो आप वो कर सकते हो। यूट्यूब पर मेरी क्लासेस होती हैं 2 क्लासेस। सुबह से होता है प्रीलिम फोकस न्यू डिस्कशन, ये रोज़ सुबह 9:45 AM पे होता है। कहाँ पे मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा वाईफाई स्टडी यूपीएससी के चैनल पर। और फिर रात शाम को 6 बजे होता है इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। तो रोज़ शाम को 6 बजे आप ये सिक्योरिटी इश्यूज़ का लेक्चर देख सकते हो जो अभी आप देख रहे थे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक करो। अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो,
चैनल को सब्सक्राइब भी करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब करो, ताकि क्या है जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं वो आपको मिलती रहें। वीडियो को शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके, जो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप्स बने, सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं, जिन व्हाट्सअप ग्रुप्स पे आप जुड़े हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, या ऐसा कोई भी जो है जो तैयारी कर रहा है एस्पिरेंट्स, उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि सब इस वीडियो को देख सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।